उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान परीक्षावाणी चैप्टर 1 राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इस चैप्टर में हम प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षावाणी में चैप्टर के बाद में प्रश्न दिए होते हैं, उनके उत्तर दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उनके व्याख्या को भी समझने का प्रयास करेंगे जो कि पुस्तक में नहीं दी होती है, तो इसलिए इसको मैंने अलग से लिख रखा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था। अब त्रिस्तरीय प्रणाली है क्या, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे देश में जो सरकार है वो 3 स्तर की है। कौन कौन से? एक संघ स्तर पर जो है, संघ के स्तर पर केंद्र सरकार है, फिर राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें हैं, और उसके बाद तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार, जिसको अंग्रेजी में लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, और इसी को पंचायती राज प्रणाली कहा जाता है। ये जो तीसरे स्तर की सरकार है, तो जो तीसरे स्तर की सरकार है ये किसके सुझाव के आधार पर जोड़ी गई? बलवंत राय मेहता के आधार पर। अब जो तीसरे स्तर की सरकार है वो भी 3 प्रकार से है। उसमें भी उसको एक ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत है, उसके बाद पंचायत समिति है, और जिले के स्तर पर जिला परिषद है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो जो लोग भी गांव से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि प्रधान को वोट जनता डायरेक्ट देती है, सरपंच को जनता चुनती है, पंच को भी जनता डायरेक्ट वोट डालती है, लेकिन जो क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष है उसे जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ जो है इसमें नगर निगम नहीं है, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद है, ना कि नगर निगम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है, ध्यान रखिएगा। दरअसल नगर निगम किसी क्षेत्र को बनाना है या नहीं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिसमें उसकी जनसंख्या और अन्य कारक शामिल हैं। उसी के आधार पर किसी को भी नगर निगम घोषित किया जा सकता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं, तो कितने बचे हैं विधानसभा? 403। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 403 हैं, लेकिन पहले 4 हुआ करते थे। एक एंग्लो इंडियन होता था जिसको समाप्त कर दिया गया है, उस सीट को अब खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन कब हुआ? तो 1975 में हुआ। छठा प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो पहला है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा है वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये वाली बात भी सत्य है। चौथा है राज्य व्यवस्थापिका उसको पद से राज्य व्यवस्थापिका द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ये बात सत्य नहीं है। तो डी वाला सत्य नहीं, बाकी सत्य है। जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपने पद पर रहता है। तो पद से वो तभी या तो खुद त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति उसको हटा दे, या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तभी हट पाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि राजकीय चिन्ह कैसा एक वृत्त टाइप का बना होता है, उसमें तीर, धनुष और मछली बनी रहती हैं, लेकिन मोर नहीं होता है। उसके अलावा उसमें गंगा यमुना नदियाँ उसमें दिखाई जाती हैं, और उसको जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को 2 से सुमेलित करने का है। इसमें जिला दिया गया है और उनके मुख्यालय को मिलाना है। तो
जालौन जनपद का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का अकबरपुर में है, संत रविदास नगर का भदोही और कुशीनगर का पटरौना। ये मिलान करके ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये बात भी सबको पता है, टेसु या फिर पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और 2011 में इसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया। अगला प्रश्न भी राज्यपाल के संबंध में है, तो क्या है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, उसकी नागरिकता भारत की हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो भारत में जन्मा हो। जन्म कहीं भी हुआ हो किसी व्यक्ति का, वो भी भारत आकर किसी राज्य का राज्यपाल बन पाएगा, बशर्ते वो नागरिक हो चुका हो इंडिया का। अगला ऑप्शन है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। बिल्कुल सत्य है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये बात तो गलत है। लोकसभा से उसका कोई मतलब नहीं है राज्यपाल का। राज्यपाल के पास विधान परिषद की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा के। ठीक है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा क्या पूछा था प्रश्न? सत्य का सही का चुनाव करें, तो सही कौन कौन सा इसमें हो गया? दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा विकल्प डी यानी कि सही। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है, क्या है पंचायती राज व्यवस्था? तो अभी हमने बताया था स्थानीय स्वशासन, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसका खुद का जो शासन है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। पंचायती राज में जो 3 स्तर रेखे थे, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जो जिला परिषद थे, ठीक है, तो उनका जो 3 स्तर जो हैं उसका संबंध। अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है? तो विकेंद्रीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर है, शक्तियाँ हैं, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे संघ है, केंद्र की सरकार, उसको पावर मिलती है, राज्यों को केंद्र से, संघ से राज्यों को पावर मिलती है और राज्यों से स्थानीय गवर्नमेंट को यानी पंचायती राज संस्थाओं को जो है पावर मिलती है। और इसी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो यानी चौथा नहीं सही है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में कथन दिया है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। बिल्कुल सत्य है। कारण दिया गया 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। कारण भी सत्य है और कारण व्याख्या भी कर रहा है कथन की। क्या मतलब है? मतलब यह है कि भाई गांव में जो ग्रामीण प्रबंधन में राजनीति होती थी वो खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई या कम हो गई कह लें? क्यों? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, इसने जो है मजबूती प्रदान किया है। अगला, उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 108। यानी जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तब जो है 108 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती थी। लेकिन वर्तमान में जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है यूपी में 100 है और विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 403 है। 4 होती थी लेकिन एंग्लो इंडियन वाला सेट समाप्त कर दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो कुल सीट का 1/3 या कह लो 33%। अब एक यहाँ से ज़रूरी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण 33% किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो उत्तर दीजिएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो मेयर क्या होता है? नगर का प्रथम नागरिक। बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। उसी तरह स्थानीय सरकार, पंचायती राज में जो स्थानीय सरकार है उसमें जहाँ नगर निगम होते हैं उसका प्रथम नागरिक कौन होता है? वो मेयर होता है। जहाँ नगर निगम है वहाँ पर मेयर होता है। ठीक है। अगला, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। नगर निगम में जो कार्यकारिणी यानी काम को जो एग्जीक्यूट करते हैं उनमें सबसे प्रमुख होता है। चौथा है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये गलत है, चौथा नहीं सही है। भारत के संविधान की अच्छाई तो यही है कि भारत में पूरी तरह अधिकार, पूर्ण नियंत्रण किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं दिया गया। यही कारण है कि भारत के संविधान की चर्चा पूरे विश्व में होती है और इसीलिए भारत के संविधान को सेमी फेडरल कहा गया, ना कि पूरी तरह से फेडरल, यानी किसी एक व्यक्ति के पास पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। कहीं भी कोई भी प्रश्न आ जाए पॉलिटी में और उसमें ऐसा कुछ दिया हो पूरी तरह नियंत्रण, तो उसको आप गलत कर दीजिएगा। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस, जिसको क्रौच भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ है? तो कानपुर में। अब मन में आ रहा होगा कि भाई लखनऊ में भी तो मेट्रो है तो मेट्रोपॉलिटन शहर होगा। नहीं, मेट्रोपॉलिटन शहर मेट्रो से थोड़ी तय होता है, इसके अपने मानक हैं, इसमें भी जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और भी कुछ मानक होते हैं। 18वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई आप सबको पता होगा कि 18 वर्ष तो वोट डालने की होती है, लेकिन चुनाव लड़ने की 21 वर्ष पंचायती राज संस्थाओं में। हम बता देते हैं आपको यहाँ पर कि 18 वर्ष आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। 21 वर्ष में आप जो है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, लोकसभा और विधानसभा का अगर चुनाव आपको लड़ना है तो 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है आपको तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब जो मुख्यमंत्री है वो तो विधानसभा का सदस्य होता है, हालांकि ये कोई नियम नहीं लिखा है कानून की किताब में कि जो मुख्यमंत्री बने वो विधानसभा का ही सदस्य होना चाहिए, लेकिन ये जरूर लिखा कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने भीतर विधानसभा का जो है सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो इसलिए उसकी उम्र मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री है उसको भी 25 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी सेम यही प्रावधान है। जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, लेकिन उसे लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री के बनने के बाद। 6 महीने का समय होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की 19वां प्रश्न, प्रदेश में नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? तो जो मेयर हैं उनको सीधे जनता चुनती है। ये जो मेयर का चुनाव होता है इसमें जो शिक्षक लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, कॉलेजों के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, 21 साल के जो है इसमें इसके प्रावधान आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेयर का चुनाव होता है उसमें टीचर्स या फिर जो है स्नातक जो स्टूडेंट हैं वो वोट डालते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कौन डालते, प्रश्न पूछा गया कि डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ही इसका चुनाव होता, निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की 17वीं विधानसभा में महिलाएं कितनी चुनी गई थी? तो भाई 17वीं विधानसभा 2017 में चुनाव हुआ था और इसमें 42 चुनी गई थी महिलाएं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो भाई नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश से इनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, राम नरेश यादव ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है?
तो पहला है उत्तर प्रदेश में नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है कुछ नगरों ने, बिल्कुल सत्य है भाई। कोई भी क्षेत्र नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर सकता है, उसके कुछ मानक हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें जनसंख्या और भी कुछ मानक होते हैं। ठीक है, नगरों की को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारण से दी जाती, बिल्कुल गलत है। राजनीतिक कारण क्यों, इसमें तो इसके अलग नियम हैं। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। अगला डी वाला है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, तो ये वाला भी बिल्कुल सत्य है, नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, सबको पता होगा आप सबको। एक सुचेता कृपलानी जो पहली थी, और दूसरी मायावती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय। 25वां प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। और ये होमगार्ड की परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और पता भी होना चाहिए कि भाई हमारे जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो लोकसभा जो केंद्र के स्तर पर जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में उसको कहते हैं संसद, पार्लियामेंट। संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी तरह राज्यों में जो कानून बनाने की संस्था है उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। विधानमंडल, अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें कौन कौन आता है? विधानमंडल में विधानसभा आती है, विधानसभा, और विधान परिषद आती है, और राज्यपाल आता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य हैं भारत के अंदर जिसमें विधान परिषद है, विधानसभा तो हर जगह है। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी विधानमंडल चाहे तो वो अपने यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार विधान परिषद का सृजन अथवा समापन कर सकता है। बाकी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में तब बताएंगे, पॉलिटी बताएंगे। अभी पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है।